बताते हैं भाजपा मुख्यालय सीईसी बैठक की इनसाइड स्टोरी, क्योंकि बड़ी खबर है और सूत्रों के अनुसार आज लगभग 40 विधानसभा प्रत्याशियों पर मुहर लगने वाली है। बड़ी खबर है और सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर आप देख रहे हैं, क्योंकि अब फर्स्ट इंडिया पर सबसे पहले फर्स्ट इंडिया, क्योंकि सियासी खबरों का सूरमा कहा जाता है, लेकिन राजस्थान के लिहाज से ये सीईसी बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, जिसमें अब से कुछ देर पहले तस्वीरें आपको दिखाई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उसके बाद लगातार इनफैक्ट कल रात से ही बैठकों के जो दौर है वो चल रहे हैं। भले ही वो चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी के आवास पर हो या फिर इसके अलावा आने वाले दिनों में जब हम बात करते हैं उम्मीदवारों की, लेकिन उम्मीदवार जब कहा जा रहा था कि शुभ मुहूर्त में और नवरात्रों की शुरुआत के साथ, लेकिन बड़ी खबर अभी आपको फर्स्ट इंडिया पर बता रहे हैं और फर्स्ट इंडिया के जरिए आप देख पाएंगे, क्योंकि जानकार सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगभग 40 विधानसभा प्रत्याशियों पर मुहर लगेगी। इसमें श्रीगंगानगर, कोलायत, भादरा, सादुलपुर, सरदार शहर, झुंझुनू, नवलगढ़, हिंडोली, नाथद्वारा, इसके अलावा कुशलगढ़, ओसिया, फलौदी, सोजत, लाडनू, डीडवाना, बाड़मेर, गुड़ामलानी, झाड़ोल, वल्लभनगर, तिजारा, बानसूर नगर सहित अन्य सीटों पर सीईसी में चर्चा इनसाइड हो रही है। और बड़ी खबर है, क्योंकि फर्स्ट इंडिया पर सबसे पहले आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी है। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर, आज 40 विधानसभा प्रत्याशियों पर मुहर लगेगी। प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं और लगातार मंथन के बाद जिस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, जिस पैनल पर पहुंचे हैं, सूत्रों के अनुसार सवाई माधोपुर से किरोड़ी लाल मीणा का नाम पैनल में शामिल है। डीडवाना से ओमदास महाराज का नाम लगभग तय है और ये वो ए सूची। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हमारे साथ में डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुट के। अदिति, सुबह से फर्स्ट इंडिया पर, इनफैक्ट कल से ही फर्स्ट इंडिया पर हम ये कह रहे हैं कि जल्द ही, वो दिन दूर नहीं जब उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है और सीईसी की बैठक से बड़ी खबर आ रही है। क्या वो खबर है, वो आप बताइए। सबसे पहले तो आपको बता दें, जिस चीज़ का इंतजार था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तेलंगाना की रैली से हुए तमाम चीज़ें हुई, यहां पर अब पहुंच चुके हैं और राजस्थान की सीईसी शुरू हो चुकी है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अब सवाल उठता है कि जो पिछले अमित शाह के जयपुर दौरे के बाद से अब तक किन सीटों पर माथापच्ची हुई, हम उन सीटों का आज उजागर करेंगे। कौन सी सीटें पैनल में आई हैं, किन सीटों पर सिंगल पैनल है और कितनी सीटों का नाम है। मैं आपको बता दूं कि लगभग 40 से 42 सीटें, मैंने अब लगातार 55 का नाम ले रही थी, कईयों पर सहमति नहीं बनी, 13 ऐसी सीटें हैं जिन पर सहमति नहीं बनी, लेकिन और अभी भी इन 40-42 में भी कई ऐसी सीटें हैं जिनको अभी फिलहाल होल्ड कर दिया गया है। लेकिन अब मैं आपको कुछ नामों का जिक्र करती हूँ जिन विधानसभाओं का नाम पैनल में है। आपने जिक्र किया सवाई माधोपुर का, किरोड़ी मीणा का नाम पैनल में गया है, लगभग तय है। अगर किसी भी तरीके से, क्योंकि एक फैक्टर है, वो राज्यसभा सांसद हैं 2024 तक, राज्यसभा में एक सांसद की जो गिनती है, राज्यसभा में एक सांसद के जो स्ट्रेंथ है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में फिलहाल लेकिन सवाई माधोपुर से किरोड़ी लाल मीणा का नाम गया है, डीडवाना से ओमदास महाराज का नाम गया है और लगभग तय है वही चुनाव लड़ेंगे। उनसे बात भी हो चुकी है, हालांकि वो अलग अलग जगह से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन फिलहाल उनका नाम इसमें तय है। अब आपको मैं बताती हूँ कि कौन कौन सी विधानसभाएं हैं जिनका नाम पर आज चर्चा होनी है, जिनके प्रत्याशियों पर, जिनमें लगभग सिंगल पैनल तैयार है। गंगानगर है, भद्रा है, इसके अलावा भद्रा जो हनुमानगढ़ से है, इसके अलावा सादुलपुर है, झुंझुनू है, कोलायत है, नवलगढ़ है, उदयपुर वाटी है, खेतड़ी है, फतेहपुर है, तमाम ऐसे नाम, तिजारा है, बानसूर है, कामा है, नगर है, बरी है, धौलपुर है, सपोटरा है, सवाई माधोपुर जिसका जिक्र हमने किया, मसौदा है, केकड़ी है, इसके अलावा लाडनू, डीडवाना, सोजत, डीडवाना से जो पूर्व मंत्री रहे हुए हैं यूनुस खान, उनकी सीट की जगह, यानी कि उनकी सीट की जगह बाबा को दिया गया है, यानी कहीं ना कहीं वहाँ पर अलग तरीके का, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर जो टिकट दी जा रही है कांग्रेस की तरफ से वो चेतन डूडी हैं, जाट समुदाय के बड़े नेता हैं और अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं। और जो ओमदास महाराज हैं वो मेघवाल समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। तो आप देख लीजिए, वहाँ पे कुछ दिनों पहले घटनाक्रम भी हुआ था मेघवाल और जाट को लेकर। ऐसे में यहाँ पर एक तरह से पूरे मेघवाल और जाट लामबंद हो जाएंगे, वो कांग्रेस की तरफ, बीजेपी की तरफ। तो ये एक बहुत रोचक मुकाबला यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बिलारा है, बाड़मेर है, इसके अलावा गुड़ामलानी है, सांचौर है, जडोल है, खेरवाड़ा है, वल्लभनगर है, चौरासी है, बगीदौरा
चित्रा है जो कि बांसवाड़ा में है, इसके अलावा कुशलगढ़ है, नाथद्वारा है, हिंडोली है, ऐसे तमाम नाम इस सूची में शामिल हैं जिन पर आज चर्चा होगी। देखिए, संभवतः कोशिश ये है कि 40 नामों को आज लॉक करके रख दिया जाए। 40 ऐसे नाम, धौलपुर है जिसको होल्ड कर दिया गया है फिलहाल के लिए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी नामों की सूची को लॉक करके उनको बता के अनाउंस करने के बाद वो चाहती है कि पूरी तरीके से प्रत्याशी ज़मीन पर काम करें, पूरी तरीके से सभी लोग जो है, चाहे वो केंद्र के नेता आएँ या चाहे वो जो प्रत्याशी हों, चाहे प्रदेश के नेता हों, पूरी तरीके से ज़मीन पर काम करें। और अगला जो आचार संहिता के बाद का जो फेज़ है या फिर ये कह दें कि अगला जो चुनाव अभियान का जो दूसरा फेज़ है परिवर्तन यात्रा के बाद, वो उसमें एक अलग तरह की चमक, अलग तरह की ताकत दिखे, तो बेहद महत्वपूर्ण है। और फर्स्ट इंडिया सबसे पहले, क्योंकि खास तौर पे जब से अमित शाह जयपुर आए थे उसके बाद एक उस बात का जिक्र था कि वो कौन सी सीटें हैं जिन पे चर्चा हो रही है, वो कौन सी सीटें हैं जिन पर पैनल फाइनल किया गया है, वो कौन सी सीटें हैं जिन पर आज CEC जहाँ पर हम मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में, वहाँ पर उस पर चर्चा हो रही है। फर्स्ट इंडिया ने हमेशा की तरह एक बार फिर सबसे पहले वो तमाम नाम बताए अपने दर्शकों को, क्योंकि फर्स्ट इंडिया समझता है उस नब्ज को, चुनावी नब्ज को, प्रदेश की नब्ज को, और इसलिए सबसे पहले ये बताया गया है कि कौन से वो लिस्ट है जिन पर आज पैनल में चर्चा होनी है। कई सारे ऐसे नाम हैं, हालांकि इनमें से कुछ चीज़ों पर हो सकता है कि CEC की तरफ से कोई रोक लगा दी जाए, किसी बात की कोई बात निकल कर आ जाए। कई बार जब हालांकि जब कोर ग्रुप लगभग सब फाइनल कर देता है तो CEC की तरफ से मोर और लेस कुछ चीज़ों पे सवाल उठता है, कई चीज़ें होल्ड कर दी जाती हैं। ऐसे में देखिए, ओम माथुर हैं जो CEC के सदस्य हैं, वो छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी हैं, लेकिन संभवतः कुछ जो इलाके हैं, क्योंकि वो राजस्थान बेहतर तरीके से समझते हैं, तो कहीं पर वो अपना फीडबैक दे सकते हैं। ऐसे में सर्वे के आधार पर जो प्रदेश के नेताओं से पूछकर पैनल में जिताऊ उम्मीदवार को लेकर ये लिस्ट यहाँ पर आई है। एक बार फिर मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि गंगानगर, भादरा, कोलायत, सादुलपुर, सरदारशहर, झुंझुनू, नवलगढ़, उदयपुर वाटी, खेतड़ी, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, दौड़, सीकर, दातारामगढ़, तिजारा, बानसूर, कामा, नगर, बारी, ऐसे ये तमाम वो सीटें हैं, सवाई माधोपुर, मसौदा, ये तमाम वो ऐसी सीटें हैं जहां पर पैनल अभी आया है। इसके अलावा जो SC वाली सीटें हैं, जो SC आरक्षित हैं, उनमें से सोजत है, उनमें से बिलारा है, उनमें से ST जो आरक्षित हैं उसमें जाडौल है, खेरवाड़ा है, 84 है और बागीदोड़ा है, कुशलगढ़ है। ये तमाम ST आरक्षित सीटें भी हैं जो आज इस पैनल में आ रही हैं। दरअसल देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी पूरे साल चुनावी मोड में रहती है और अब तो सेमीफाइनल है, जिसे कहते हैं प्री बोर्ड्स हैं, तो 2024 की तैयारी से पहले वो किसी भी तरह की स्ट्रैटेजिक चूक या रणनीतिक चूक नहीं करना चाहती। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में लिस्ट फाइनल की, मध्य प्रदेश में जब जरूरत पड़ी तो केंद्रीय मंत्रियों को उतारा, और अब राजस्थान में तमाम, क्योंकि काफ़ी सारे अलग अलग लोग हैं जिनकी अलग अलग राय है, तो अब राजस्थान को लेकर भी गंभीरता से एक एक सीट पर चर्चा की गई है। और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ का भी ग्रुप इसके बाद यहाँ पर मौजूद होगा। तो ये तमाम छत्तीसगढ़ और राजस्थान को लेकर चर्चा। अब सवाल इस बात का है कि जैसे फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले ये तमाम नाम बता दिए हैं, लेकिन क्या आज या कल में इन पे नामों को घोषित किया जाएगा या इसको होल्ड कर लिया जाएगा, इसको नवरात्रों में किया जाएगा? ये एक संशय बना हुआ है, क्योंकि कई लोगों का सुझाव ये था कि इसको नवरात्रों में अनाउंस किया जाए। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि ये तमाम सीटों की जो प्रत्याशी रेस में हैं उनकी धड़कनें ज़रूर बढ़ गई होंगी। ऐसे में फिलहाल CEC की बैठक शुरू हो चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँच चुके हैं। बेहद महत्वपूर्ण क्षण, क्योंकि चुनाव में उतरने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षण ये होता है टिकट वितरण, और इस बार का तरीका भी बदल गया है। पहले प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय हो या AICC कार्यालय हो, वहां पर भीड़ लगाते थे, उसके अलावा सिफारिशें आती थी, रेज्यूमेज आते थे, अलग अलग तरीके की चीजें। लेकिन अदिति, इस बात की कितनी संभावना है, क्योंकि आप कह रही हैं, इस बात की कितनी संभावना है कि अब यहाँ पर उम्मीदवारों के नामों पर मुहर तो लग जाएगी लेकिन उसको होल्ड करके रखा जाएगा? क्योंकि अगर चुनाव में हर दिन हम आगे बढ़ते हैं और हर दिन कोशिश करते हैं कि कुछ नया पार्टी की ओर से सामने आए, कुछ नई बातें, और फर्स्ट इंडिया इसीलिए दर्शकों के विश्वास पर हमेशा खरा उतरता है, क्योंकि सबसे
पहले आपको ये जानकारी फर्स्ट इंडिया पर दे रहा है। लेकिन अदिति, इस बात की कितनी संभावना है कि अगर मनोवैज्ञानिक बढ़त बनानी है और मनोवैज्ञानिक जीत भी अगर हासिल करनी है तो उम्मीदवारों के नामों का पहले ऐलान हो, लेकिन नवरात्रि में अब लगभग 2 वीक का समय बच रहा है, तो हो सकता है कि आज या कल, क्योंकि सीईसी को महत्वपूर्ण बैठक है राजस्थान के लिहाज से पहली सीईसी की, तो अब ये उम्मीदवारों के नाम जल्द जनता के सामने भी आ जाएंगे, जो फर्स्ट इंडिया बता रहा है अभी आपके जरिए। बिल्कुल, ये तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है, उनका प्रेरोगेटिव होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली में ये है कि कोई अच्छा काम हो, कोई अनाउंसमेंट हो तो वो नवरात्रों के दिन में किया जाए, लेकिन क्योंकि इसके साथ साथ स्ट्रेटेजिक बढ़त, मनोवैज्ञानिक बढ़त बढ़ानी है, ये भारतीय जनता पार्टी रिस्क टेकिंग पार्टी भी बनी है, जो पहले कभी नहीं थी। रिस्क मध्य प्रदेश में पहली सूची बाहर लाने के बाद बहुत ज्यादा विरोध भी झेलना पड़ा, कई सीटों पर परिवर्तन यात्रा में विरोध भी झेलना पड़ा, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं हटी। भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसले लिए उसके पीछे नहीं हटी। तो रिस्क टेकर वो हर बार अलग स्ट्रैटेजी, जिसे कहते हैं समय काल परिस्थिति के लिहाज से लेती है, तो इसे कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर फर्ज कीजिए कि अगर 10 नेता हैं शीर्ष, उसमें से 5 का ये मानना है कि अगले 2 दिन में, अगले 24 घंटे में या अगले कुछ घंटों में अनाउंस हो जाएगी, तो 5 शीर्ष नेताओं का ये मानना है कि नहीं, इस लिस्ट को होल्ड किया जाएगा और ये लिस्ट नवरात्रि में अनाउंस की जाएगी। तो इस बात का इंतजार रहेगा, लेकिन हमने आधा सस्पेंस खोल दिया है फर्स्ट इंडिया ने कि किन किन सीटों पर पैनल गया है, किन किन सीटों पर चर्चा होनी है, ए कैटेगरी, डी कैटेगरी, और शायद ए डी कैटेगरी से बढ़कर जहां पर क्लैरिटी है वो करनी है, जिससे कि टिकट के और सीईसी के इस पूरे प्रोसेस से बाहर आकर नेताओं को दिल्ली ना आना पड़े, नेताओं को स्कोर ग्रुप में घंटों घंटों नहीं लगाने पड़े, जहां वो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं वहीं वो प्रदेश के क्षेत्रों में जाएं और मिलकर काम करें। ये ज्यादा बड़ी रिक्वायरमेंट अभी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। यही वजह है कि वो जल्द से जल्द इन सीटों के और टिकट वितरण के काम को जल्द से जल्द पुख्ता करके खत्म करना चाहते हैं। हालांकि कब अनाउंस होगा इसको लेकर, जैसा मैंने आपको कहा, संशय है भारतीय जनता पार्टी क्या मूव लेती है, क्या डिसाइड करती है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि आज जो सीईसी बैठक हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर हैं, तमाम सीईसी सदस्य हैं, बीजेपी के कोर ग्रुप सदस्य अंदर हैं और इनमें इन पैनल को लेकर चर्चा की जा रही है। इंतजार हम करेंगे, लेकिन अगर बातें हम करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 4 भागों में राजस्थान को बांट दिया है, ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, ग्रुप सी है और ग्रुप डी है। लेकिन अभी जो 40 विधानसभा प्रत्याशी जिनकी बातें हम कर रहे हैं, आपको लगता है, क्योंकि पूरा एग्जामाइन आपने किया होगा, ये मिश्रित है या फिर ये ग्रुप डी है जिसकी प्रत्याशियों पर मुहर आज लगने वाली है? और प्रधानमंत्री एक पर्चा पढ़ रहे थे, तस्वीरें दिखाई फर्स्ट इंडिया पर, क्या लगता है ये कौन सा ग्रुप है जो ग्रुप कैटेगराइज किए गए हैं इन सभी में से? देखिए, मिक्स ग्रुप है। अगर इसमें देखें तो बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिसमें जीत हासिल नहीं हुई, बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिनमें जीत हासिल हुई है। तो ये मिक्स ग्रुप है और कई सीटें ऐसी हैं जो ना ए में आती हैं ना डी में आती हैं, लेकिन उन पर क्लैरिटी है, पार्टी को प्रत्याशी पता है, जिताऊ है, तो उसको भी अनाउंस कर दिया गया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की रणनीति और स्थिति अलग तरीके से हो, समय काल परिस्थिति के हिसाब से। लेकिन जैसा कहा, श्रीगंगानगर, कोलायत, भादरा, सादुलपुर, सरदार शहर, झुंझुनू, नवलगढ़, तमाम इसमें से मिक्स है। हिंडोली में, जैसा हमने फर्स्ट इंडिया ने चर्चा भी की थी कि हिंडोली में ये कोशिश की जा रही थी कि जो वहाँ के प्रत्याशी हैं उनको यहाँ पर उतारा जाए। प्रहलाद गुंजल की मैं बात कर रही हूँ, उनको ये उम्मीद थी कि उनको सामने उतारा जाए हिंडोली के, लेकिन उनका एक बयान आता है जब फर्स्ट इंडिया खबर चलाता है उसके बाद कि वो नॉर्थ कोटा से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे में वो कार्यकर्ताओं का मन नहीं तोड़ना चाहते, उनके कार्यकर्ता चाहते हैं। तो अब हिंडोली एक ऐसी सीट है जो जहाँ पर अशोक चांदना है, गुर्जर सीट है और कांग्रेस के मंत्री हैं, तो वहाँ पर वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट उतारना चाहते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक और स्ट्रैटेजी है, जो बड़े दिग्गज चेहरे हैं उनको भी या तो बाहरी टक्कर देनी है या उनको हराना है, या तो अच्छा कंपटीशन देना है या उनको हराना है। तो इसमें काफ़ी ऐसे नाम हैं जिन पर अच्छा कंपटीशन देना चाहते हैं, तमाम चीज़ें हैं, इसलिए बेहद महत्वपूर्ण। हालांकि कोटा की कई और सीटों का नाम इसमें नहीं है, तमाम ऐसी सीटें हैं जिसका अभी फिलहाल नाम मौजूद नहीं है, जो अगली बार की लिस्ट में आएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि किस तरह से और जब नामों पर मुहर लगेगी। लेकिन फर्स्ट इंडिया क्योंकि लगातार आपके जरिए बड़ी खबरें सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाता है, अब जरा ये भी बता दीजिए, क्योंकि नामों पर मुहर तो लग जाएगी और प्रधानमंत्री, अभी देख रहे थे हम, एक पर्चा पढ़ रहे थे और हम ये मानकर
चल रहे हैं कि राजस्थान पर चर्चा यहाँ हो रही है, लेकिन अदिति समीकरणों का जिक्र करें तो बड़ा इंटरेस्टिंग वो हो जाता है जानना। कई बार प्रतिद्वंदी जो होते हैं, प्रत्याशी होते हैं, उनका बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रांग होता है लेकिन समाज का उतना साथ नहीं मिलता और हार जाते हैं। लेकिन कई बार प्रतिद्वंदी कमजोर होता है लेकिन समाज वर्ग और जो समीकरण है वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि कमजोर होने के बावजूद जीत जाते हैं। तो इसमें अगर कैटेगरीज बनाई भी गई है तो प्रभाव तो समीकरणों का भी पड़ेगा इन 40 सीटों पर और दूसरी सीटों पर। बिल्कुल, जैसे आपने पहले भी पूछा था, तिजारा बानसूर, तिजारा बहुत क्रिटिकल और टेक्निकल सीट है दोनों ही प्रत्याशियों के लिए। और बसपा ने जिनको अभी उम्मीदवार बनाया है वो कांग्रेस में आना चाहते थे, लेकिन क्योंकि कांग्रेस की तरफ से बहुत ज़्यादा उनको उम्मीदें नहीं दिखी तो उन्होंने बसपा की तरफ से उनको प्रत्याशी बना दिया गया। तिजारा के लिए बहुत बड़ी रणनीति कांग्रेस भी बना रही है, तिजारा के लिए बड़ी रणनीति जो है भारतीय जनता पार्टी ने ही बनाई है। और डिफिकल्ट सीट है, आसान सीट नहीं है, बानसूर भी है, तो ये सारी सीटों की तो बात है। लेकिन आपका जो सवाल है जाति है कि जाति नहीं, और खास तौर पे जब चुनाव है और भारतीय राजनीति की बात है तो उसमें जाति नहीं। और उससे बड़ी बात है कि ये जो चुनाव है, मैंने पहले भी कहा जब आपसे चर्चा हो रही थी, ये चुनाव इस बार लहर का चुनाव नहीं है, ये चुनाव कैंडिडेट्स का चुनाव है। ये चुनाव कौन सी पार्टी किस कैंडिडेट को कैसे उतारती है, कितने बेहतर कैंडिडेट्स को उतारती है, कितनी ज़्यादा समीकरण को बिठाकर उतारती है, वही पार्टी चुनाव में आगे बढ़ेगी। और ये ऐसा चुनाव भी होगा जब दोनों ही पार्टी अपने पूरे पत्ते खोल देंगी, 200 सीट पर अपने अपने प्रत्याशी उतार देंगी, तब ही पिक्चर काफ़ी हद तक साफ हो जाएगी। उसके बाद सिर्फ एक ही चीज़ रहेगी कि दोनों पार्टी में से ताकत कौन ज़्यादा झोंकता है, दोनों पार्टी में से कौन से बड़े नेता, कौन से नेता जो हैं ज़मीन पर जाकर ऐसी कोई बात कह जाते हैं जो लोगों के दिल में उतर जाती है। यानी कि जिस समय दोनों ही पार्टी अपने 200 सीटों पे पत्ते खोल देगी उस समय काफी हद तक, क्योंकि इसका एक बहुत सीधा सीधा तरीका है, अशोक गहलोत के चेहरे पर चुनाव जीतने जैसी संभावनाएं नजर आ रही हैं, सर्वे भी इस तरह के आ रहे हैं। लेकिन जब बात विधायकों की होती है तो फिर वो नंबर कम होने लग जाते हैं। तो अगर जैसा आज जो प्रभारी हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, उन्होंने फर्स्ट इंडिया से बातचीत में कहा कि हम मैक्सिमम 30 सीटें काटेंगे, तो अगर 30 विधायकों की, जिसमें कुछ मंत्री भी इन्वॉल्व हैं, उनकी सीटें कटती है तो फिर ये बहुत बड़ा गेम चेंजर कांग्रेस के लिए होगा। पर इसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी हिम्मत कांग्रेस को चाहिए होगी कि वो काटें और फिर उनको न्यूट्रलाइज करें, उनको बेहतर तरीके से कहें, तो उनके साथ समन्वय बिठाएं। वैसे ही दूसरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी कई पुराने लोगों का टिकट काट रही है। और ऐसे में जब बात राजनीति की होती है, बात कहीं ना कहीं अपमान या हर्ट की होती है, तो फिर क्या वो वास्तविकता में मेंटली पार्टी के साथ होंगे? हालांकि भारतीय जनता पार्टी मानती है कि हम कार्डर बेस्ड पार्टी हैं। बिल्कुल अदिति, लेकिन विश्लेषण हम लगातार कर रहे हैं, तो विश्लेषण एक अंदर से जो वीडियो आया है उसका भी विश्लेषण करना जरूरी है। जरा उस वीडियो को आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक में शामिल हुए और शामिल होने के बाद जो वीडियो अंदर से आया उसमें प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में एक लिस्ट है। इसको जरा देखिए, इसको रोकिए जरा। इस लिस्ट को जब आप देखेंगे तो बाकायदा आपको कॉलम से नजर आ रहे हैं, और इस कॉलम में 1 2 3, दूसरे कॉलम में फिर 1 2 3, और फिर तीसरे कॉलम में 1 2 3। इसका मतलब यह कि प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में जो लिस्ट इस वक्त है वो प्रत्याशियों की फाइनल लिस्ट नहीं, बल्कि उनके हाथ में उस पैनल की लिस्ट है जिसके अंदर से फाइनल कैंडिडेट चुने जाने हैं। अदिति, मेरा सवाल इससे जुड़ा है क्योंकि जो लिस्ट प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में है उसको हम जूम कर देख रहे हैं, जो अंदर से वीडियो आया है उसमें 3-3 के पैनल बने हुए हैं। तो क्या प्रधानमंत्री पहले यह देख रहे हैं कि जिनको फाइनल किया जा रहा है उनमें किस किस के नाम थे? अदिति, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एक पैनल की प्रक्रिया है, लेकिन दरअसल होता क्या है कि एक प्रोसेस होता है। हम शुरुआत में किसी भी विधानसभा में एक विधानसभा में 10-10 प्रत्याशी आते हैं जी, आए भी हैं, और परिवर्तन यात्रा के तो आधी भीड़ प्रत्याशियों की ही थी। तो ऐसे में एक पैनल में 3 नाम रखना जायज़ है, डेमोक्रेटिक है, तरीका है, चर्चा है, कौन जिताऊ है। लेकिन क्योंकि इतना मंथन हो चुका है तो ये पता है कि इस सीट पे यही जिताऊ है। संभवतः जब आपने कॉलम्स की बात की तो 1 कॉलम 2 कॉलम 3, तो पहले कॉलम में वो लोग हैं जिनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है या जो जिताऊ है, फिर सेकंड कॉलम में दूसरे नाम है कि अगर ये नहीं तो ये, और तीसरे में बात ये है कि जाति समीकरण तमाम चीज़ें। तो सबसे पहले तो बता दें कि जिस लिस्ट को आप जूम करके देख रहे हैं वो राजस्थान की लिस्ट है।
क्योंकि राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ पे चर्चा होगी। तो प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में जो लिस्ट है वो राजस्थान की है। मुझे ऐसा लगता है कि संभवतः सीईसी से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी क्योंकि लगातार आ रहे हैं, जयपुर आ रहे हैं, राजस्थान आ रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ये बता दिया गया है, उनको ब्रीफ किया होगा कि किस किस सीट पे चर्चा होनी है, किस किस सीट पे बात हो रही है, कितने हम फाइनल कर चुके हैं, कितने पे पैनल है। अब दरअसल होता यह है सीईसी की बैठक में कि एक कोर ग्रुप पूरा का पूरा पैनल लेकर जाता है और उस पैनल में चर्चा होती है। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे नेता होते हैं, वो अपनी बात पूछते हैं, रखते हैं कि इस सीट पे किसका समीकरण है, यहाँ जाट नेता बड़ा क्या है, इसका इम्पैक्ट इसी सीट पर है या आसपास की नेबरिंग सीट्स पर भी है, इससे क्या इम्पैक्ट होगा, ये पहले कहाँ थे, अभी कहाँ हैं, तमाम ऐसी चर्चा होती है। ओम माथुर इस सीईसी की बैठक में है, राजस्थान से जुड़े हुए हैं, जाहिर तौर पर उनके भी तमाम इस पर टिप्पणियाँ हो सकती हैं, फीडबैक हो सकता है। हालांकि मोर और लेस होता यह है कि जब दिल्ली और प्रदेश कोर ग्रुप मिलकर घंटों मंत्रणा कर लेते हैं तो उसके बाद वो लगभग फाइनल मानी जाती है। लेकिन ये अथॉरिटी सीईसी के सदस्यों के पास होती है कि अगर उनको किसी पे संशय होता है, चाहे जिताऊ उम्मीदवारी पे, या कई बार लगता है कि ये उम्मीदवार चुनाव तो लड़े लेकिन यहाँ से नहीं, इसकी नेबरिंग सीट से लड़ ले, तो उसको होल्ड कर दिया जाता है फर्दर चर्चा के लिए। तो एक पारदर्शी तरीका होता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, लगभग जब आप सीईसी में जाते हो तो एक माइंडसेट बना के जाते हो कि ये 25 सीटें तो ऐसी हैं जिन पर वन गो है, जिन पर ये प्रत्याशी फाइनल है और ये जिताऊ हैं, या ये जिताऊ नहीं है लेकिन इनसे बेहतर कंपटीशन कोई नहीं दे सकता। आज मेरा जिक्र हुआ कांग्रेस के किसी एक बड़े नेता से, तो उनसे पूछा गया कि ये 3-4 जो विधायक हैं तो हार रहे हैं, लेकिन आप इनको टिकट देंगे, लग रहा है कि टिकट देंगे। तो उन्होंने कहा कि इनसे बेहतर कंपटीशन सामने वाले को कोई नहीं दे सकता, अब हम इस पे रिस्क ले रहे हैं। और तमाम तरीके के समीकरण होते हैं, चाहे फिर वो जातीय हों। अदिति, लेकिन जिन 40 सीटों का जिक्र हम कर रहे हैं, उन 40 में से 22 सीटें तो ऐसी हैं जिनका नाम हम सीधे तौर पर चला रहे हैं कि भाई इन 22 सीटों को लेकर मंथन हुआ है और इन पर नाम फाइनल हो गए हैं। लेकिन जो 18 सीटें बची हैं, क्या मैं मानकर चलूं उन 18 सीटों के अंदर आमेर होगा, चूरू होगा, उन 18 सीटों के अंदर झालरापाटन होगा, उन 18 सीटों के अंदर उदयपुर होगा, चित्तौड़गढ़ होगा। मैं नाम इसलिए गिन रहा हूं क्योंकि ये A+ श्रेणी की सीटें कम से कम बीजेपी इनको लगा रही होगी, तो यहां तो कोई सेकंड थॉट होगी नहीं। मानकर चले अगर 40 सीटों पर नाम आएंगे तो ये नाम यकीनन उनके अंदर होंगे। विजेंद्र, झालावाड़ पाटन इस बार इस पैनल में नजर नहीं आ रहा। जितना मेरे सूत्र बता रहे हैं, झालावाड़ पाटन नहीं है, और भी जो A श्रेणी की सीटें आपने बताई हैं वो नहीं है। लेकिन 22 सीटें हैं। अगर आप कुछ नाम मैं आपको और बता देती हूँ, शायद आप 22 में और जोड़ लें एक बार फिर। गंगानगर है, कोलायत है, सादुलपुर है, भद्रा है, कोलायत जैसा मैंने आपको बताया, सरदार शहर है, झुंझुनू है, नवलगढ़ है, उदयपुर वाटी है, खेतड़ी है, फतेहपुर है, लक्ष्मणगढ़ है, धोड है, सीकर है, दातारामगढ़ है, तिजारा है, बानसूर है, कामा है, नगर है, बरी है, धौलपुर होल्ड कर दिया गया ऐसा सूत्र बता रहे हैं। इसके अलावा सपोटरा है, सवाई माधोपुर है, मसौदा है, केकरी है, लाडनू है, ऐसे तमाम नाम हैं जैसा सूत्र बता रहे हैं कि इस तरह की लिस्ट गई है। अब इसमें किसी को होल्ड कर दिया जाएगा, हो सकता है जैसा आपने कहा पैनल है तो उसमें पैनल में जो हम कह रहे हैं उसका कुछ विपरीत हो जाए, जैसे कि सवाई माधोपुर का जिक्र है। पैनल में नाम है किरोड़ी मीणा का। किरोड़ी मीणा राज्यसभा से सांसद हैं। किरोड़ी मीणा ने खूब कई बार ऐसा मोमेंट आया जब संसद में खड़े होकर सरकार से ऐसे सवाल किए जो शायद सरकार के लिए एक सवालिया निशान हो, सवाल पूछे गए इस तरीके से। लेकिन उन्होंने राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार पर भी ऐसे सवाल किए जो शायद प्रदेश की पूरी यूनिट नहीं कर पाई, तो उनका नाम इस पैनल में है। अब संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी दोस्त हैं, तो ऐसे में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पे क्या सोचते हैं, क्या जाति समीकरण है, क्योंकि वो राज्यसभा सांसद है 2024 तक, तो क्या वास्तव में 2024 तक वो सीट खाली रहेगी? राज्यसभा के एक एक सांसद का उम्मीदवारी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि संसद चलता है तो राज्यसभा में अंक गणित बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन उनका नाम पैनल में गया है और संभवतः उनका नाम लगभग फाइनल है। दूसरी बड़ी बात है कि जैसा हमने डीडवाना के लिए कहा कि ओमदास जी महाराज हैं, उनको भी ये बता दिया गया है, उनके भी बहुत सारे इफ्स एंड बट्स थे कि वो चुनाव यहाँ से नहीं, यहाँ से लड़े या नहीं लड़े, तमाम चीजें। तो ऐसे पैनल के नाम कुछ हैं, लेकिन आखिरी मोमेंट पे डीडवाना से अदिति ओमदास जी महाराज लड़ेंगे तो क्या मानकर चले कि यूनुस खान बीजेपी से इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे? और अगर चुनाव लड़ेंगे तो फिर हो सकता है टोंक से वापस उनको मैदान में उतार दिया जाए, या टोंक में आपको लग रहा है इस बार गुर्जर वर्सेस गुर्जर होगा?
देखिए, टोंक में जब से रमेश बिधूरी आए हैं ऐसा लगता नहीं है कि यूनुस खान को चुनाव लड़ाया जाएगा। ओमदास जी महाराज को वहां से लड़ाना, इसके दो मायने जो समझ आते हैं। पहला, वो मेघवाल समाज के बड़े गुरु हैं और उनके सामने जो कांग्रेस जिनको टिकट देना चाहती है वो चेतन रूडी हैं, जाट के बड़े नेता हैं। तो ऐसे में जाट वर्सेस मेघवाल तो होगा, और आप जानते हैं कि राजस्थान में जाट वर्सेस मेघवाल जब लामबंद हो जाएगा, मेघवाल अलग हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं उस इलाके में जहाँ पर मेघवाल और जाट एक दूसरे से नाराज चल रहे हैं। दूसरा, वो ओमदास जी महाराज हैं, सांगलिया के पीठ के पुजारी माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर कहीं ना कहीं देखें तो वो वहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य इलाका भी है, वहाँ पे मुस्लिम वोटर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए यूनुस खान हमेशा अच्छे तरीके से मुस्लिम वोटर्स प्लस बीजेपी के वोटर्स तो अच्छे तरीके से जीत कराए। अगर यूनुस खान यहाँ से लड़ते तो भारतीय जनता पार्टी की जीत पक्की थी, लेकिन ओमदास जी महाराज को सोच समझ के स्ट्रैटेजिक तरीके से यहाँ पर चुनाव में उतारने की चर्चा है, पैनल में नाम है, तो ऐसे में वो भी काफ़ी अच्छी टक्कर देंगे। लेकिन अब देखना होगा कि दोनों ही प्रत्याशियों के बीच 10,000 15,000 कौन लीड ले जाता है। डिपेंड करता है कि मुस्लिम जो वोटर है वो जाहिर तौर पे अगर यूनुस खान नहीं लड़ते हैं तो वो कांग्रेस के साथ जाएगा, वो फायदा किसको मिलता है। तमाम ऐसी चर्चाएं, और कई बार आपने देखा होगा क्योंकि ये सवाल बीजेपी से होता है, एक तरफ ये कहा जाता है सबका साथ सबका विकास, और दूसरी तरफ क्योंकि बीते 200 सीटों का जिक्र मैं 2018 का करूं तो सिर्फ एक यूनुस खान ही थे जो मुस्लिम कैंडिडेट थे और जो टोंक से लड़ रहे थे। उसके अलावा किसी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया नहीं गया था। अगर इस बार उनको टिकट नहीं दिया जाता है तो सवाल फिर बीजेपी पर होगा। बहरहाल आपने एक जिक्र किया डीडवाना का, मैं कह रहा हूं अगर विधानसभा के अंदर कुछ महाराज आएंगे तो जो महाराज इस वक्त लोकसभा के अंदर है, क्या उनमें से भी किसी को विधानसभा में लाया जा सकता है? मैं आपको सीधा सीधा इसका जवाब दे देती हूँ। जो आपने कहा कि पार्लियामेंट में जो महाराज हैं, आप शब बाबा बालकनाथ की बात कर रहे हैं, उनके समर्थक चाहते हैं कि वो चुनाव लड़ें, जो उनके समर्थक हैं, लेकिन बाबा बालकनाथ मना कर चुके हैं कि वो सांसदगी का ही चुनाव लड़ेंगे अगर पार्टी उनसे कहेगी। संभवतः जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि वो नहीं लड़ रहे हैं चुनाव विधायकी का, और वहां पर किसी और का नाम, यादव कैंडिडेट का नाम वहां पर तय माना जा रहा है। उनका भी नाम फिलहाल, दरअसल एक साइकोलॉजी होती है, कई बार जब आप महाराज हैं, आप सांसद बनते हैं तो आपका एक गरिमा, एक स्ट्रेचर और एक ऑरा होता है। कई बार ऐसी सोच होती है। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने ये तमाम मिथ तोड़ दिए हैं, इसलिए, और जो मठ से योगी आदित्यनाथ आते हैं उसी मठ से बाबा बालकनाथ भी आते हैं, तो इसे कहना एग्जैक्टली सही नहीं होगा। पर जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, दोनों ही जो नेता हैं वो फिलहाल पर, लेकिन सर्बानंद सरस्वती की चर्चाएं चली थी, बाबा बालकनाथ की भी चर्चाएं चली थी। भारतीय जनता पार्टी में क्या होना है क्या नहीं होना, क्या पर्दे के आगे दिख रहा है क्या पर्दे के पीछे है, वो स्ट्रैटेजी शायद खुद कोर ग्रुप के सदस्यों को कई बार नहीं पता होती कि क्या आने वाला है। वो सरप्राइज एलिमेंट और रिस्क एलिमेंट पे खेलते हैं, तो ये बात अलग है। लेकिन जितना मेरे सूत्र बता रहे हैं वो यही है कि बहुत कम, जैसे नरेंद्र खीचड़ को चुनाव लड़ाने की जिक्र बहुत पुरजोर तरीके से आया था, और उनको लड़ा भी सकते हैं मंडावा से। तरह तरह की बातें हैं कि वो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, लेकिन वो पहले विधानसभा लड़ चुके हैं और वो चाहते हैं कि लड़ें। इसके अलावा जैसा मैंने सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ने इस 2 सांसदों का जिक्र किया था, किरोड़ी मीणा और नरेंद्र खीचड़। संभवतः लिस्ट में ये 2 नाम तो होंगे ही होंगे, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे दिया कुमारी का नाम पुरजोर तरीके से आगे चल रहा है, कभी सिविल लाइन से चलता है, कभी कहीं और से चलता है, कभी नाथद्वारा से चलता है, ऐसे तमाम जगह से, हवा महल से चलता है। लेकिन मुझे जहां तक समझ आ रहा है बहुत ज्यादा सांसद नहीं होंगे। जहां पे आपने इन दोनों का जिक्र किया है, बाबा बालकनाथ खुलकर ये कह चुके हैं, यहां तक कि अरुण सिंह तक को ये कन्वे कर चुके हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। ऐसे में दूसरे यादव नाम ज़रूर लिस्ट में शामिल हैं, उन्होंने भी बताए हैं, और भी शामिल हैं। जसवंत सिंह जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, उनके बेटे मोहित यादव युवा चेहरे हैं, उनका नाम प्रमुख जो नामों में है, पैनल में अगर पहला नाम है तो मोहित यादव का नाम भी इसमें शामिल है। ऐसे और भी तमाम नाम उसमें शामिल हैं, लेकिन और सर्वे के लिहाज से भी। तो जो आपने दोनों का नाम पूछा, तो जो मेरा एनालिसिस है या फिर मेरे सूत्र हैं वो इस तरह की जानकारी मुझे दे रहे हैं। अदिति, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में एक लिस्ट तो है, उसमें पैनल हो सकते हैं, हो सकता है कि वो मीडिया कैमरे के लिए ऐसा किया गया और उसके बाद फिर उस लिस्ट को चेंज किया गया हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरा सवाल यह कि अगर नाम बाहर आ रहे हैं कि किन किन सीटों पर नाम पर मोहर लग गई है, तो क्या फिर भी नवरात्रों का इंतजार होगा, या फिर 2 तारीख हम बता सकते हैं, एक तो आज रात की तारीख या प्रधानमंत्री के दौरे जो हैं उसके बाद की तारीख?
संभवतः प्रधानमंत्री के दौरे के बाद की तारीख, मैं आपको उस घटना का जिक्र कर देती हूँ। शायद सुबह भी अपने इस बात पे जिक्र हुआ था जब अमित शाह आए थे जयपुर, तब जब टिकटों पे यही पैनल जिनका हम आज जिक्र कर रहे हैं, तब भी उन पे चर्चा हुई थी। उस समय कहते हैं वसुंधरा राजे जी ने, जो हमारे सूत्र हैं अंदर के, जिन्होंने सबसे पहले हमने खबर फर्स्ट इंडिया ब्रेक की, उन्होंने यही कहा कि वसुंधरा राजे जी का एक मानना था कि हम जब इतना अच्छा काम कर रहे हैं, पहली लिस्ट जारी कर रहे हैं, राजस्थान में चुनाव जीतने का आगाज़ इन टिकटार्थियों के अच्छे लिस्ट से होता है, तो हम क्यों ना नवरात्रों में करें, श्राद्ध पक्ष में ना करें। जिस पर अमित शाह ने कहा था कि बिल्कुल इस पर सोच विचार करेंगे। अब एक नेता का ये भी मानना है कि जब इलेक्शन कमीशन श्राद्ध पक्ष में नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, तो हम प्रत्याशियों की सूची क्यों नहीं जारी कर सकते, क्योंकि उसका शुभारंभ हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिहाज से पहले कर चुके हैं। तो एक बार फिर आंकड़ों के लिहाज से अगर आपको बताऊं कि अगर 10 नेता हैं तो 5 नेता कह रहे हैं कि नवरात्रों में होगा, 5 नेता कह रहे हैं कि कुछ भी और कभी भी हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे के बाद। लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री के दौरे इस बार बहुत खास है, कुछ बड़ी घोषणाएं निकल कर आ सकती हैं। और देखिए, जो जिसे कहते हैं कि हिंदुत्व का और जैसे बोलते हैं गारंटी कॉकटेल, अब कांग्रेस भी उस पर चलने लगी है, और हिंदुत्व तो वोट बैंक ही बीजेपी का है, और वो भी गारंटी कॉकटेल। तो ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है, जैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम ऐसी चीज़ें की, तमाम जो गारंटीज़ दी, गैस की ले लीजिए, चिरंजीवी ले लीजिए, फ़ोन, मोबाइल, महिलाओं, तमाम चीज़। लेकिन अब सारे ही जो उनके वोटर कह लें या जो प्रदेश की जनता है, उनका एक सवाल है कि जब सब कुछ दे दिया तो आप मैनिफेस्टो में क्या देंगे, मैनिफेस्टो में ऐसा क्या अलग होगा जिसकी वजह से चुनाव जीतने वाली स्थिति ऐसा लगे कि प्रदेश को आप आगे ले जाना चाह रहे हैं। ठीक उसी तरह जब ये दो रैलीज हैं जो प्रधानमंत्री की होंगी, जो सरकारी मानी जा रही हैं, उसमें प्रधानमंत्री क्या सौगात देकर आते हैं, और ख़ास तौर पे जिस तरीके से जाट वोटर को फिगर आउट करना या उसको फिक्स करने की जो कवायद पिछले 48 घंटों में रही है, वो अलग स्तर पे रही है। कुछ चीज़ें कई बार हम चैनल पे नहीं बता सकते, क्योंकि कई बार उसके कई तरह के रेपरकशंस होते हैं, लेकिन चाहे फ़ोन पर बातचीत से लेकर हो, चाहे घर जाके मुलाकात से लेकर हो, ऐसी कई चीज़ें हुई हैं जिसमें खास तौर पे जाट वोटर और उनके लिए क्या भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, उस पर चर्चाएं लंबे और बार बार हुई हैं, खास तौर पर पिछले 48 घंटे में। चल तो पिछले 1.5 साल से रहा है, लेकिन फिर भी। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये दौरा है, उस पर क्या कुछ निकल कर आता है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। अभी तो हम ये उस लिस्ट के अंदर क्या कुछ खास है, ये जरा देखिए, इसको एक बार फिर से डिकोड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इधर की जो ये पेपर है, इसमें तो लगभग साफ है कि पैनल है, 3-3 के पैनल्स हैं, यानी कि कुछ सीटों का जिक्र होगा, उस सीटों से कौन कौन प्रत्याशी हो सकता है, उसके 3 नाम दिए गए होंगे। लेकिन ये जो पन्ना है, इसको डिकोड करने की कोशिश करें तो जो हमें पहली नजर में समझ में आता है, वो मेरा विश्लेषण ये कहता है कि शायद बीते 4 चुनावों के, बीते 4 राजस्थान के विधानसभा चुनावों के परिणाम और उस वक्त का ये विश्लेषण हो सकता है। मसलन सबसे ऊपर 2018 हो सकता है, फिर 2013, उसके बाद 2008 और 2003। इसमें कई कॉलम्स बने हुए हैं। इन कॉलम्स में यह हो सकता है कि 2018 में बीजेपी को कितने परसेंटेज वोट मिली, कांग्रेस को कितने मिली, अन्य को कितने मिली, बीजेपी को कितनी सीटें मिली, कांग्रेस को कितनी सीटें, और उस दौरान वोटिंग परसेंटेज के बीच में कितना अंतर रहा होगा। मुमकिन है इस पहले पन्ने के अंदर यह पूरी जानकारी दी गई होगी, और उसके बाद यह बताया गया होगा कि इस बार पैनल में कौन कौन किस किस विधानसभा क्षेत्र से हो सकते हैं। क्योंकि ये जो पहला पन्ना है, ये महत्वपूर्ण दरअसल इसलिए होता है कि ये एक अंदाजे में पता चले कि बीते 20 सालों के अंदर हमारे वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई है या फिर वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। यह भी हो सकता है कि हमारे बीते 20 सालों के अंदर कितनी सीटों में इजाफा हुआ, कितनी सीटें कम हुई, अगर कम हुई तो उस दौर में क्या वजह रही होंगी। क्योंकि जब आप एक चुनाव को लड़ रहे होते हैं, उस दौरान तमाम विश्लेषण कर रहे होते हैं कि बीते चुनाव के अंदर क्या रहा होगा। पिछली बार अगर 2018 के अंदर 70 से 72 के बीच में बीजेपी सिमट गई, तो उसके पीछे की बड़ी वजह क्या रही? क्योंकि पूर्वी राजस्थान का जो फैक्टर चला, उसने बीजेपी को काफी डैमेज किया था। अदिति, दरअसल 2 ही पन्ने हमारे पास हैं और उनका विश्लेषण हम कर रहे हैं। जो समझ में आ रहा है, उसमें समझ में आ रहा है कि हो सकता है जो पहला पन्ना है उसके अंदर, क्योंकि कॉलम्स है और उसमें ढेर सारे डाटा एक तरीके से दिखाई दे रहा है, तो मुमकिन है बीते 4 सालों के डाटा इसमें, 4 चुनाव के डाटा इसमें हो सकते हैं। और दूसरी तरफ का जो पन्ना है, उसमें तो दिखाई दे रहा है कि लगभग वो पैनल होंगे
वो पैनल जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के बनाए गए होंगे। अदिति, विजेंद्र, आपने इतनी बेहतर तरीके से समझा दिया कि ऐसा लग रहा था कि कोर ग्रुप की बैठकों में आप शामिल रहे हैं। इस तरीके से आपने समझा दिया विजेंद्र। लेकिन भारतीय जनता पार्टी डेटा का मास्टर है, खास तौर पे 2014 के बाद की भारतीय जनता पार्टी। ये तो किसी एक विधानसभा वार, प्रदेशवार है। भारतीय जनता पार्टी के पास जितने बूथ हैं, उसमें कौन से इन्फ्लुएंसर्स हैं, उसमें कितने ऐसे लोग हैं जो अपने समाज के वोट को लेकर भारतीय जनता पार्टी को बूथ तक ले जा सकते हैं। दूसरा, मतलब बूथ स्तर की एनालिसिस जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने करके रखी हुई है। ना सिर्फ राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, देश में जितने राज्य हैं उसमें बूथ स्तर। और यही वजह थी कि 156 जो गुजरात में जीत कर आए थे। तो अब बात करते हैं बैक टू राजस्थान, जो उनके हाथ में है। जी। दरअसल आप किसी भी चीज़ का एनालिसिस करते हैं, आप इतने राज्यों की चर्चा करते हैं, तो जब आप एक किताब बुकलेट की तरह देते हैं, जो आपने तमाम वो जिक्र कर दिया जो है। पहला कि राजस्थान में 200 सीटें हैं, इतनी सीटों पर भाजपा है, इतनी सीटों पर कांग्रेस है, इतनी सीटों पर अन्य है। फिर वही कि 2018 में क्या था, 2013 में क्या था, अब की परिस्थितियाँ क्या बदली हैं। इसके अलावा कितने एससी जो आरक्षित हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने ओबीसी एमएलएज हैं, कितनों को सीट दी हुई थी, कितनी महिलाएं हैं, तमाम ऐसा पूरा एक जो डेटा होता है वो दिया गया है। इसके बाद आज के हालात, जाट जो हैं वो 2013 में कितने लोगों ने वोट किया, जाट जो वोटर्स हैं, और इस बार क्या उम्मीद है सर्वे के लिहाज से, इस बार कितना खिसक के बीजेपी के पास आया, कांग्रेस के पास गया, एससी वोटर्स की क्या इस बार की प्रतिक्रिया है। 2013 में कितना हमको वोट मिला था, 2019 में कितना, 18 में कितना, तमाम तरीके के जो जिक्र हैं वो इसमें किए होते हैं, जिससे कि आप जब भी कंपेयर करें। अब दरअसल आप फ़र्ज़ कीजिए कि हम झालावाड़ पाटन तो बहुत ही सेफ सीट है, लेकिन किसी भी सीट की अगर जिक्र करें तो सीट के भी समीकरण क्या हैं कि इस सीट पे इतने, जैसे अजमेर का सचिन पायलट की सीट का जिक्र करें तो वहाँ पे 55 से 60,000 मुस्लिम वोटर्स हैं। इसके अलावा फिर वहाँ पर 30,000 के लगभग गुजर, 25,000 के लगभग गुजर वोटर्स हैं। फिर 15% एससी हैं, उसके अलावा अन्य भी हैं। उसके बाद तमाम तरीके की इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो तरह की चीज़ें हैं जो इसमें दी गई हैं। फिर पैनल कि हमने यहाँ से इसको इसलिए किया क्योंकि ये जिताऊ है, इसके पक्ष में इतने वोट गिरते नज़र आ रहे हैं। आप किसी भी प्रत्याशी को सिर्फ अब इसलिए वोट नहीं दे रहे क्योंकि ये किसी एक नेता का चहेता है या किसी एक नेता ने इसकी सिफारिश की है, नहीं। आप इनको वोट इसलिए दे रहे हैं, आप विजेंद्र अग्रवाल को वोट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इनके समाज के इतने वोटर्स हैं। भारतीय जनता पार्टी से अगर ये लड़ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के इस इलाके में कितने वोटर हैं, इस तरह से पूरा एनालिसिस, डिटेल्ड एनालिसिस इसमें होता है। क्योंकि एक एक सीट जो है आपको सत्ता की कुर्सी के पास और सत्ता की कुर्सी के दूर लेकर जाता है। तो ये जो पूरा आपने बुकलेट देखी है, ये डिटेल्ड एनालिसिस है एक एक सीट की, समीकरणों की, कितने % वो वोट हैं जो पहले बीजेपी के साथ थे, नहीं रहे, तो क्यों ये प्रत्याशी को हम वोट देना चाहते हैं, कितने % वोट इस समाज के, दूसरे समाज के इन के पास जाएंगे, ये सारा एनालिसिस है। यही वजह है कि पैनल भी दिया जाता है। जो पैनल में सबसे प्राइम आदमी है, जिसके लिए देने का जो सब जिसे कहते हैं कि सिंगल नाम है, उसका भी पूरा एनालिसिस होता है। क्योंकि आपको सडनली, मैंने जैसे हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, ठीक वैसे ही राहुल गांधी जब सीसी में बैठते हैं तो कई बार वो रैंडम सवाल सचिवों से करते हैं। 2018 में उन्होंने कई बार सवाल किया कि रेहाना रियाज को क्यों नहीं। ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि जिक्र हुआ जब किसी और प्रत्याशी का अजमेर उस इलाके से नाम आया, नाम मैं भूल रही हूँ, तो उन्होंने रेहाना रियाज के लिए पूछा कि इनको क्यों नहीं। ऐसे कई बार जो सीसी के सदस्य हैं वो सवाल पूछते हैं कि वहाँ ऐसा क्यों नहीं, वहाँ ऐसा क्यों किया गया। तो उसकी पूरी एक डिटेल तैयारी को ग्रुप करके आता है जब दिल्ली के साथ उनकी चर्चा होती है। तो शायद यही प्रक्रिया के तहत ये पूरी बुकलेट जिसका आप अध्ययन कर रहे हैं जूम इन करके वो है। और बाकी जो आपने कहा वो बहुत सही है कि जहाँ पर पन्ना प्रमुख लेकर, मैन टू मैन मार्किंग को लेकर, बूथ स्तर की पूरी डिटेल स्टडी होती है, वहाँ पर एक एक प्रत्याशी को चुनाव देने में बहुत डिटेल स्टडी है। और उसी का झलक जो है आज प्रधानमंत्री के हाथों में देखने को मिली है।
बिल्कुल आदित्य, आप ठीक कह रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो कहा ही जाता है कि 365 दिन और 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है, लेकिन फर्स्ट इंडिया हर एक एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज और फिलहाल इस तस्वीर को डिकोड करने की कोशिश विजेंद्र के जरिए कर रहा है। ये वो सीटें हैं जहां पर सबसे मजबूत और सबसे कमजोर 29 और 19 का यह आंकड़ा। आगे क्या होता है, क्या इसमें खबर निकल कर आती है, आगे अपडेट आपसे लेते रहेंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।